अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अल्लाह का शुक्र है। जी, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्स है। जी। जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। जी, वॉलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट भी इन्वर्स है। बेटा चैप्टर ख़त्म हो गया था कल। अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है तो उसको एक्सटर्नल प्रेशर तक जाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए ना। उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। जी, वालेकुम सलाम। जी, गुड। 38 मार्क्स, गुड। लेटेस्ट एनर्जी जो है वो बेसिकली टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो आइंस पे जो चार्ज होता है, चार्ज तो सेम रहता है लेकिन टॉप टू बॉटम आइन का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। तो साइज़ इंक्रीज़ होने से चार्ज टू साइज़ रेशो कम होती है, यानी कि चार्ज डेंसिटी कम होती है। तो लेटेस्ट एनर्जी भी कम होगी। चार्ज लेटेस्ट एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो जो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं उसमें मैक्सिमम होता है 1489 टॉर पे। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर इससे भी ज़्यादा कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हो जाएगा। वैसे हमने जो मैक्सिमम कंडीशन पढ़ी है वो पढ़ी है, एक्सटर्नल प्रेशर जो हमने पढ़ा है वो 1489 टॉर पढ़ा है। जी, इन्वर्सली टू रेडियस। रेडियस कम तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों ने जो है वो टेस्ट नहीं किया। तो मैं उसकी जो है ना रिकॉर्डिंग जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगा और आपके साथ शेयर होगा। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जो आपके स्केजुअल में आपको जो प्रोवाइड किया गया स्केजुअल, उसमें जो यूनिट नंबर 4 है उसमें एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम है। ये पीएमसी के सिलेबस में जो है ये यूनिट नंबर 6 है, और दूसरा इसमें रिएक्शन काइनेटिक्स है। तो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। जी, केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस और एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस।
जी, इरिवर्सिबल रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शंस, हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। इरिवर्स से मुराद है जो जो रिवर्स नहीं हो सकते, जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है 2H2 प्लस O2, इट गिव्स 2H2O। तो इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें और प्रोडक्ट बनाएं, इसका मतलब रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है। और प्रोडक्ट का वापस आना, रिएक्टेंट बनाना, इसका मतलब होता है रिवर्स हो रहा है। तो इरिवर्स से मुराद है जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स ना बनाएं वो होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, ये होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और ये जो है कंप्लीशन, ये कंप्लीट हो जाते हैं। दीज रिएक्शंस, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। क्यों? जितने भी रिएक्टेंट थे वो सारे प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो लिहाजा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, इनको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इनके दरमियान क्या होता है? सिंगल एरो। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी कि जो रिवर्स हो सकते हैं। ऐसे रिएक्शंस जो रिवर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है H2 प्लस I2, इट गिव्स 2HI। तो इसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्सिबल से मुराद है जो रिवर्स हो सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बना दें वो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। और ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन डज नॉट गो टू कंप्लीशन। ये रिएक्शन क्यों कंप्लीट नहीं होते? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो दोबारा से रिएक्टेंट बना देता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। और इनको हम डबल हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं। एरो का ये कंप्लीट हेड होता है, ये फुल हेड होता है, लेकिन हम इनको, डबल एरो है हमारे पास, लेकिन उनका जो हेड है वो हाफ है। डबल हाफ हेडेड एरो। अच्छा, अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, इसका जिक्र हम करते हैं सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का जिक्र करते हैं हम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें एट अ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अल्टीमेट एक स्टेज आएगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इस पॉइंट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए तो इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो रेट इक्वल होने से क्या मुराद है? रेट इक्वल होने से क्या मुराद है? रेट इक्वल होने से ये मुराद है कि उस पॉइंट पे जितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। बच्चे ये समझते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। नहीं, उनके फॉर्म होने का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है। सपोज मैं आप, ये हमारे पास ये जो रिएक्शन मैंने अभी लिखा था H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI। सपोज हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन थी वो 20 थी और जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो 30 है। इक्विलिब्रियम पर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 20 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है 30। तो अगर 5 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, इनमें से 5 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स 5 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बना दें तो प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? 35। और ये कितना रह जाएगा? 15। रिएक्टेंट्स पीछे कितने रह जाएंगे? 15। अच्छा, जितने प्रोडक्ट बने हैं उतने ही रिएक्टेंट बनेंगे।
तो 5 प्रोडक्ट बने थे, दोबारा 5 रिएक्टेंट बन जाएंगे, तो ये 35 में से 5 फिर निकल गए, तो ये फिर 30 रह गया, और ये फिर 5 बन गए, ये फिर 20 रह गया। तो यानी कि रिएक्टेंट्स की जो कंसनट्रेशन है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि अगर रिएक्टेंट्स 20 हैं तो ये 20 ही रहेंगे, और प्रोडक्ट्स अगर 30 हैं तो 30 ही रहेंगे। तो रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं शायद कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं। नहीं, इन दोनों की अमाउंट आपस में इक्वल नहीं होती, इनके बनने का रेट इक्वल हो जाता है, यानी कि और उसके बाद जो रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन है और जो प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन है उसमें चेंज नहीं आता। अगर हम इसको ग्राफिकली समझें, जी इस तरफ हमारे पास है टाइम, एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम और वाई एक्सिस पे है कंसंट्रेशन। तो शुरू में चूंकि हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है, H2 और I2 की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास मैक्सिमम है, और शुरू में हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, HI जो है वो हमारा प्रोडक्ट है और उसकी कंसंट्रेशन कम है। अच्छा, वक्त के साथ क्या होगा, वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते जाएंगे। ठीक है, तो ये वो टाइम है जिसके बाद दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होगी, यानी कि अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कांस्टेंट चेंज नहीं आ रहा, और रिएक्टेंट्स की भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, उनकी भी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के क्या करेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जी, एक तो ये हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में, इस्टेब्लिश्ड ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम। अगर सिस्टम ओपन होगा, लेट से आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई गैस है, और अगर सिस्टम ओपन होगा तो वो तो इवेपोरेट हो जाएगी गैस, तो जब गैस इवेपोरेट हो जाएगी यानी कि जब प्रोडक्ट लॉस हो जाएगा, तो फिर रिएक्टेंट दोबारा रिएक्टेंट कैसे बनेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम आप सिर्फ क्लोज सिस्टम में अचीव कर सकते हो। और इक्विलिब्रियम को आप दोनों तरफ से अचीव कर सकते हो, रिएक्टेंट से शुरू करो तब भी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, प्रोडक्ट से शुरू करो तब भी अचीव हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से आप अचीव कर सकते हो। इट कैन बी स्टैब्लिश फ्रॉम आइदर साइड। और ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन की, दिस इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और इसमें रिएक्शंस जो हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एट अ टाइम प्रोसीड हो रहा होता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम की एक और टाइप होती है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना। तो इसमें आपने पढ़ा है कि इसमें रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड। जब रिएक्शन मज़ीद आगे ना चले, रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अच्छा जी, अब ये जो इक्विलिब्रिया है ये दो तरह के होते हैं, ये जो इक्विलिब्रियम है ये दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम,
और एक होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जी ठीक है बच्चों, आवाज़ आ रही है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है और एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है। तो जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों एक ही फेज में हो, दोनों की स्टेट सेम हो, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे कि हमारे पास है 2SO2 प्लस O2, इट गिव्स 2SO3। तो इसमें SO3 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है। ये है जी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों सेम स्टेट में ना हो तो वो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये आपने पढ़ा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी हम जल्दी से बस डेरिवेशन करेंगे। हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, स्मॉल ए मोल्स हैं रिएक्टेंट ए के, स्मॉल बी मोल्स हैं रिएक्टेंट बी के, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी। तो कहता है किसी भी रिएक्शन के जो रिएक्ट करने का, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की बात करेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है कि उस सब्सटेंस के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 dm³ में, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। मोल्स प्रेजेंट इन 1 dm³ इज नोन एज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का एक और नाम होता है एक्टिव मास, इसको हम एक्टिव मास भी कहते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। यानी कि उस सब्सटेंस को आपने, जिसकी आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो, उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है और इसका यूनिट होता है मोल्स पर dm³। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उनके रिएक्ट करने का रेट भी ज़्यादा होगा। तो रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं? ए और बी। तो आपने ए की कंसंट्रेशन लेनी है, बी की कंसंट्रेशन लेनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। और जो इनके मोल्स होते हैं वो यहाँ पर इनकी पावर बन जाती है, एक्सपोनेंट बन जाती है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके हम इक्वल्स और कांस्टेंट लेके आएंगे और ये कांस्टेंट होगा स्मॉल के एफ। दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम लेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन में कौन रिएक्ट कर रहा है? रिवर्स रिएक्शन में सी और डी रिएक्ट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ सी एंड डी। और जो इनके मोल्स हैं वो यहाँ इनकी एक्सपोनेंट बन जाएगी, पावर बन जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके हम इक्वल्स और कांस्टेंट लेके आए हैं स्मॉल के आर। दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू आ गई। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो फॉरवर्ड की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ये। तो आर एफ की जगह हम पुट कर देंगे के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। स्मॉल के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। और रिवर्स की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल के आर इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी। और जो मोल्स हैं वो उनकी पावर है। अब आपने क्या करना है? के आर को इधर लाके डिवाइड करना है और ए बी उधर जाके डिवाइड होगा। तो के एफ को डिवाइड कर देंगे के आर से और
ए और बी डिवाइड हो जाएंगे इधर आके। तो अब ये जो स्मॉल के एफ ओवर के आर है ना, इसको हम कहते हैं कैपिटल के सी, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे कैपिटल के सी, दिस एंड के सी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब बेसिकली तो इस तरह हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी निकाल लिया किसी भी रिएक्शन का। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस हो जाना। तो जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बैलेंस हो जाए, बड़ा इक्वल हो जाए, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, बेसिकली सी और डी इस रिएक्शन के क्या थे? प्रोडक्ट्स। ए और बी इस रिएक्शन के क्या थे? रिएक्टेंट्स। तो सी और डी की जगह हम लिख देंगे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, और ए और बी की जगह लिख देंगे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो जब भी आपने किसी रिएक्शन का केसी लिखना है तो आपने ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लिखनी है और नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लिखनी है। ठीक है, ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आएगी और नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आएगी। तो केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के, यानी कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो केसी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है तो केसी की वैल्यू भी कम होगी। अच्छा, अब हम ये बात करेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये केसी होता है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अभी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद हम जो है ना इसको, इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। केसी किन पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता, और इसके हमने यूनिट्स भी डिराइव करने हैं। लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2, इट गिव्स 2HI। इसका आपने पहले केसी लिखना है और इस केसी के यूनिट निकालने हैं। ये हमारे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेट से ये आप बीकर के अंदर इसको हीट कर रहे थे, बीकर जो है ये ओपन है। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो बनी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इवेपोरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी, स्केप कर जाएगी। तो जब ये प्रोडक्ट ही निकल जाएगा तो दोबारा वो रिएक्टेंट कैसे बनाएगा? तो लिहाजा इक्विलिब्रियम अगर आपने अचीव करना है तो आपने इस सिस्टम को बंद करना है ताकि ये प्रोडक्ट जो है यहाँ से बाहर ना जाए। जब जब ये आप सिस्टम बंद कर दोगे तो अब कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर मौजूद है, तो अब ये दोबारा रिएक्टेंट बना सकता है, तो अब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा, पहले आपने केसी के यूनिट्स डिराइव करने हैं। केसी के यूनिट्स डिराइव करने का क्या तरीका है? ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसका पहले आपने केसी लिखना है। तो केसी इज इक्वल्स टू, जी किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट कौन है हमारा? एच आई। तो एच आई की कंसंट्रेशन लिखनी है और जो इसके मोल्स हैं उसको एक्सपोनेंट बना देना है। एच आई की पावर आ गई 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है H2 मल्टीप्लाई बाय आयोडीन की कंसंट्रेशन आएगी I2, और चूंकि इनके मोल्स 1 थे तो इनकी पावर 1 आएगी। अब आपने इनके यूनिट निकालने हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या है? इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब। तो चूंकि इस पे स्क्वायर था तो मोल पर डीएम क्यूब पे भी स्क्वायर आएगा। इसी तरह हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की जगह भी आप लिख दोगे मोल पर डीएम क्यूब। इस तरह आयोडीन की कंसंट्रेशन की जगह भी आप लिख दोगे मोल पर डीएम क्यूब। तो मोल पर डीएम क्यूब, ये एक मोल पर डीएम क्यूब से कट गया, फिर ये मोल पर डीएम क्यूब इस मोल पर डीएम क्यूब से कट गया। जब सारे यूनिट्स कट जाते हैं तो उसको हम जीरो नहीं लिखते या वन नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं नो यूनिट। तो इस रिएक्शन के केसी का यूनिट नहीं है। तो हर रिएक्शन के केसी का यूनिट डिफरेंट होता है। हर रिएक्शन के केसी का यूनिट क्या होता है? डिफरेंट। तो अगर तो आपको नजर आ रहा है कि यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट के कितने मोल्स थे? 2 मोल्स थे, और टोटल रिएक्टेंट के कितने मोल्स थे? 1 और 1 2। तो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल हैं तो केसी का नो यूनिट होगा।
इफ अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के, तो केसी हैज़ नो यूनिट, तो केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर डिफरेंट है, लेकिन अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स डिफरेंट है, तो फिर आप ये क्या सारी कैलकुलेशन करोगे? इस कैलकुलेशन पे तो टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए फिर आपने एक फार्मूला याद कर लेना है कि अगर आपने केसी के यूनिट्स निकालने हैं, यूनिट्स ऑफ केसी, किसी भी रिएक्शन के केसी के यूनिट्स निकालने हैं, तो उसका फार्मूला है मोल पर डीएम क्यूब की पावर आपने ले लेनी है डेल्टा एन। मोल पर डीएम क्यूब की आपने पावर क्या ले लेनी है? डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल्स आपने माइनस करने हैं। जैसे कि अगर हमारे पास यही था, प्रोडक्ट के मोल्स 2 थे, रिएक्टेंट के भी मोल्स 2 थे, तो प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल्स माइनस कर दो। प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल्स भी 2 हैं, आंसर क्या आया? 0। तो यहाँ पर डेल्टा एन की जगह आप 0 पुट कर दो, तो मोल पर डीएम क्यूब और इसकी पावर क्या आ गई? 0। तो किसी की भी पावर 0, आंसर 1। तो इसका मतलब है कोई यूनिट नहीं आया इसका, केसी का यूनिट नहीं आया। तो अब आपके पास एक रिएक्शन है, उसके आपने केसी का यूनिट निकालना है। यूनिट ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 2SO2 plus O2, it gives 2SO3। जी, मोल -1 डीएम क्यूब मोल स्क्वायर डीएम -6 मोल -2 डीएम +6। जी, इस रिएक्शन के केसी का यूनिट क्या होगा? तो आपने सिंपली क्या फाइंड आउट करना है? आपने क्या कर लेना है? मोल पर डीएम क्यूब की पावर ले लेनी है डेल्टा एन। मोल पर डीएम क्यूब की पावर क्या लेनी है? डेल्टा एन। और डेल्टा एन क्या होता है? प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल्स माइनस कर दो। प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2 और रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं? 2 और 1 3। तो 2 - 3, आंसर क्या आया? -1। तो मोल पर डीएम क्यूब की पावर है -1। तो -1 दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो मोल के ऊपर आ जाएगा -1 और डीएम -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके +3 हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज बीटा। अच्छा, अब कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो गैशियस रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, पहले मैं लिख दूं कि केसी किन पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच केसी डिपेंड्स। तो केसी जो है ना, वो सिर्फ एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। केसी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो केसी की वैल्यू चेंज होगी। तो ये सिर्फ केसी जो है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एंड केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, और केसी किस पे डिपेंड नहीं कर रही? केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ
हाँ जी, किस किस पे डिपेंड नहीं कर रही केसी की वैल्यू? एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो या ज़्यादा हो, केसी की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं होता। दूसरा, केसी किस पे डिपेंड नहीं करता? प्रेशर या वॉल्यूम पे, इन दोनों पे केसी डिपेंड नहीं करता। ना तो प्रेशर पे डिपेंड करता है ना वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे भी केसी डिपेंड नहीं करता। और डेल्टा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का भी केसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सारे फैक्टर्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल में हम आगे ये फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो आपने बस याद रखना है केसी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है, यानी कि सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से केसी की वैल्यू चेंज होती है, बाकी और किसी से केसी की वैल्यू चेंज नहीं होती। केसी इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे, प्रेशर वॉल्यूम पे, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन पे, कैटलिस्ट पे। अच्छा, अब कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो गैशियस मिक्सचर्स होते हैं, जिसमें सारे कंपोनेंट्स जो हैं, रिएक्टेंट्स भी गैस स्टेट में होते हैं, प्रोडक्ट्स भी गैस स्टेट में होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है जी, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केसी भी कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास रिएक्शन है N2+3H2 इट गिव्स 2NH3। तो इसमें नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। वैसे अगर आप इसका केसी लिखोगे तो केसी किस तरह होगा? इसका अमोनिया की कंसंट्रेशन और जो इसके मोल्स हैं वो इसकी पावर बन गई, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और जो इसके मोल्स हैं वो इसकी पावर बन गई। तो इस तरह हमने इसका केसी लिखा। लेकिन जो गैशियस मिक्सचर्स होते हैं ना, जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो गैस स्टेट में होते हैं, तो उनका हम केसी नहीं लिखते, उनका हम केपी लिखते हैं, क्योंकि गैस की कंसंट्रेशन नहीं होती, गैसेस का प्रेशर होता है। हम किसी भी गैस की कंसंट्रेशन की बात नहीं करते, हम उसके प्रेशर की बात करते हैं। तो फिर आप केसी नहीं लिखोगे, फिर आप केपी लिखोगे। तो लिखना उसी तरह ही है, प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएंगे, पर आपने क्या लिखना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कंसंट्रेशन, यानी कि आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखोगे, अब आप लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 और जो इसके मोल्स हैं वो इसकी यहाँ पर पावर बन जाएगी 2। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और इसके मोल्स थे 3, तो 3 इसकी पावर आ जाएगी। तो इस तरह हम केपी लिखते हैं जी। टेम्परेचर चेंज होने से केसी की वैल्यू चेंज होती है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसको। अब केपी और केसी में एक रिलेशनशिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केपी इज इक्वल्स टू केसी, केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन। आर इसमें जनरल गैस कांस्टेंट है, टी इसमें टेम्परेचर है, और डेल्टा एन वही है जो हमने पीछे पढ़ा है। डेल्टा एन इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट के यहाँ पर आप डेल्टा एन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, डेल्टा एन की वैल्यू 0 और किसी की भी पावर 0, आंसर 1, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो फिर के पी के सी के इक्वल आ जाएगा। तो डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 है तो फिर के पी के सी के इक्वल होगा। सेकंड, अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा हैं रिएक्टेंट के मोल से तो डेल्टा एन की वैल्यू, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी? 0 से ग्रेटर होगी, यानी कि 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। अगर प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल से ज़्यादा हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास ये है, रिएक्टेंट ये है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, आंसर प्लस में आएगा। तो डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 है तो फिर आप यहाँ पर क्या पुट करोगे? तो डेल्टा एन की वैल्यू लेट से हमारे पास आ गई 1, तो हम के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी
और इसकी पावर क्या आ गई 1। अब मैं आर टी को केसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो केपी आएगा। इसका मतलब है लेट से मेरे पास केसी की वैल्यू थी 2 और आर टी की भी वैल्यू थी 2, तो 2 2 को मल्टीप्लाई करूं तो केपी का आंसर क्या आता है 4। तो अगर प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा हैं तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो फिर केपी केसी से बड़ा होगा। और अगर प्रोडक्ट के मोल्स कम है रिएक्टेंट के मोल से तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 से कम होगी, यानी कि आंसर माइनस में आएगा, -1 -2। जैसे कि हमारे पास है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, लेट से डेल्टा एन की वैल्यू आ गई -1, तो ये आर टी नीचे आके होगा +1, आर टी नीचे जाके क्या हो जाएगा +1। इसका मतलब है केसी को अगर मैं आर टी से डिवाइड करूंगा तो केपी आएगा, यानी कि लेट से केसी अगर 2 था और आर टी भी 2 आ गया तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आया, तो केपी का आंसर 1 आया, यानी कि केसी से कम आया है, तो फिर केपी केसी से कम होगा। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है जी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट the value of Kc for the reaction two HF, it gives H2 plus F2 is 10 raised to power -13 at 2000 degree centigrade. Calculate the value of Kp. Then what will be the Kp? Two into 10 raised to power -13, 186 into 10 raised to power -13, 10 raised to power -13 और 3.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 जी। इस रिएक्शन का आपको केसी गिवन है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका केपी निकालो। जी, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या उनके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर तो नहीं है। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हैं तो फिर केपी की भी वैल्यू वही होगी जो केसी की वैल्यू है। अभी हमने पढ़ा अगर प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल्स के बराबर हैं तो फिर केपी केसी के बराबर होगा, तो हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं 1 और 1 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स हैं, तो फिर केपी केसी के बराबर होगा। सो द राइट आंसर इज चार्ली। अब हम केसी फाइंड आउट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अगर इक्वल नहीं है तो फिर तो आप सॉल्व कर लोगे ना, फिर जो वैल्यूज आपको गिवन है फिर आर की वैल्यू पुट करोगे, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करोगे, केसी की वैल्यू पुट करोगे। पहले आर और टेम्परेचर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो डेल्टा एन जो भी पावर आएगी उसकी पावर लोगे। लेट से अगर 2 आ जाती है तो आर टी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर ले लोगे और फिर उसको केसी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वो तो सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से मुराद है कि ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है जो प्रोमिनेंट है। तीनों सिचुएशंस बेटा ये हैं, तीनों सिचुएशंस ये हैं
के पी इक्वल है के सी इंटू आर टी डेल्टा एन के। के पी किसके इक्वल है? के सी इंटू आर टी डेल्टा एन। अब इसमें डेल्टा एन क्या है? प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। जी ध्यान से सुनना है इसको, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। अगर आपके पास प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हैं, प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स क्या हैं? बराबर हैं। लेट से प्रोडक्ट के मोल्स भी 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल्स भी 2 हैं, तो आंसर क्या आया? 0। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आई? 0। अगर प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल्स के बराबर हैं तो डेल्टा एन का आंसर क्या आया? 0। और जब ये 0 आया तो फिर आप यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू 0 पुट करोगे। तो डेल्टा एन की जब आपने वैल्यू 0 पुट की तो किसी की भी पावर 0 आंसर 1, तो इधर आ गया 1, इसकी जगह क्या आ गया? 1। तो 1 को केसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो केसी आएगा, तो फिर केपी केसी के बराबर आएगा। ठीक है, फिर केपी केसी के आर की वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए 0.0821। ठीक है, ये पहला केस समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल्स के इक्वल हैं तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 आएगी, तो फिर केपी केसी के बराबर होगा। दूसरा केस है, अगर प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल्स से ज़्यादा हैं तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। यानी कि लेट से प्रोडक्ट के मोल्स हैं 3 और रिएक्टेंट के मोल्स हैं 2, तो 3 माइनस 2 आंसर 1, तो ये 0 से बड़ी वैल्यू है ना, यानी कि प्लस में है। तो फिर मैं यहाँ पर आर टी की, यहाँ पर हम डेल्टा एन की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो आर टी की पावर 1 आ गई, इसका मतलब आर टी की कोई वैल्यू है। सपोज कर लेता हूँ कि आर टी की वैल्यू 2 है और के सी की वैल्यू 2 थी, तो के सी को मैं आर टी से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब के पी का आंसर के सी से बड़ा आ रहा है, तो फिर के पी के सी से बड़ा है। और अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के कम है रिएक्टेंट के मोल, जब आप जो है आपके पास सारे जो हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैस स्टेट में हो ना, तो फिर हम के पी लिखते होते हैं। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। डिकम्पोज हो रहा है PCl3 में और Cl2 में। ठीक है, PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 में, इसका हमने Kc डिराइव करना है। अच्छा, शुरू में जब हमारे पास टाइम 0 था तो अभी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो सपोज कर लेते हैं जो हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो हैं ए मोल्स। रिएक्टेंट के मोल्स हमारे पास कितने हैं? ए मोल्स। और अभी प्रोडक्ट के मोल्स 0 हैं क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, से जब टाइम आ गया इक्विलिब्रियम का, जब टाइम आ गया इक्विलिब्रियम का, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट के मोल्स बन रहे हैं वो एक्स मोल्स बन रहे हैं, इसके भी एक्स मोल्स बन गए और इसके भी एक्स मोल्स बन गए। अगर इस इनके एक्स बन गए हैं तो रिएक्टेंट पीछे कितना बच जाएगा? रिएक्टेंट पीछे बच जाएगा ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स मोल्स रह जाएंगे इक्विलिब्रियम में। तो ये इक्विलिब्रियम में इनके मोल्स हैं, PCl5 होगा ए माइनस एक्स, PCl3 होगा एक्स और Cl2 होगा एक्स। अब आपने इनकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तो कंसंट्रेशन के लिए आपने मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो आप इनके मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो सबके मोल्स को आप किससे डिवाइड कर दो? वॉल्यूम से। तो ये हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन आ गई। तो अब आप इसका केसी लिखो, इस रिएक्शन का PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 में, तो इसका हम केसी लिखने लगे हैं। केसी इक्वल है PCl3 कंसंट्रेशन इंटू Cl2 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 कंसंट्रेशन। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो,
PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी है, x/v, तो इसकी जगह आ जाएगा x/v। Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी है, x/v, इसकी जगह आ गया x/v डिवाइडेड बाय PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी है, a-x/v। तो इसमें से ये एक v इस एक v से कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, x और x स्क्वायर हो गया, और ये जो v था ये इधर नीचे आ जाएगा v, और ये पीछे रह गया a-x। तो इस तरह ये इस रिएक्शन का केसी का यूनिट है, केसी है। जी नेट इशू है, वैसे नेट तो सही आ रहा है। जी ठीक है, मैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला दोबारा समझा रहा हूँ। जी ये हमारे पास एक रिएक्शन है, PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 में और Cl2 में। अच्छा, शुरू में जब अभी टाइम ज़ीरो है, यानी कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट अभी नहीं बना, तो इसका मतलब प्रोडक्ट के मोल्स हमारे पास ज़ीरो हैं। प्रोडक्ट के मोल्स हमारे पास ज़ीरो हैं, और हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स हैं A मोल्स। ठीक है, अब जब टाइम आया इक्विलिब्रियम का, तो हम सपोज कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो बन गए एक्स मोल्स, इस प्रोडक्ट के भी एक्स मोल्स बन गए, और इस प्रोडक्ट के भी एक्स मोल्स बन गए। तो रिएक्टेंट पीछे कितना रह जाएगा, जितना प्रोडक्ट बन गया उसको माइनस कर देंगे इसकी इनिशियल वैल्यू में से, तो ए में से ये एक्स माइनस कर देंगे, तो पीछे PCl5 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे इन तीनों के मोल्स आ गए, रिएक्टेंट्स के भी मोल्स आ गए, प्रोडक्ट्स के भी मोल्स आ गए। जी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास रिएक्शन है PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 में। शुरू में जब टाइम ज़ीरो है, यानी कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो उसका मतलब अभी प्रोडक्ट नहीं बने, तो प्रोडक्ट के मोल्स अभी ज़ीरो हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के मोल्स अभी ज़ीरो हैं, और सपोज के जो हमने रिएक्टेंट के मोल्स लिए हैं ना, वो हैं ए मोल्स। रिएक्टेंट के हमने कितने मोल्स लिए हैं, ए मोल्स। अच्छा, जब टाइम आ गया ना इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पे जब हम पहुंचे, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो इसका मतलब है कि इसके एक्स मोल्स बन गए, प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन गए, एक्स, इस प्रोडक्ट के भी एक्स बन गए और इसके भी एक्स बन गए। तो रिएक्टेंट पीछे कितना बच जाएगा, जितना आपने रिएक्टेंट लिया था उसमें से जो प्रोडक्ट बन गया है वो माइनस कर दो, तो ए में से एक्स माइनस कर दो, तो हमारे पास इतना रिएक्टेंट पीछे बच गया। तो इतने मोल्स हमारे पास इक्विलिब्रियम पे मौजूद हैं रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट्स के। अब हमने चूंकि इनकी कंसंट्रेशन लेनी है, तो इनके मोल्स को हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, इन तीनों के मोल्स को आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। 2x नहीं, 2x नहीं होगा, 2 या 3 तब हम लगाते हैं जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, लेट से अगर इधर 2 होता ना, तो फिर 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम आगे एक एग्जांपल कर रहे हैं, उस एग्जांपल में आपको क्लियर होगा, 2x नहीं करना। यानी कि जब वो डिकम्पोज हुआ है तो उसके डिकम्पोज होने से ही दोनों चीजें बनी हैं। जब एक वाटर टूटता है, जरा ये जो मैं एग्जांपल देने लगा हूं इसको समझना है आपने। अगर हम
वाटर के एक मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, तो इसमें एक हाइड्रोजन आयन बनता है और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन बनता है ना। जब हम वाटर के एक मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं तो उसमें एक हाइड्रोजन आयन बन रहा है और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरह यहां पे भी ऐसा ही हुआ है कि वो टूट रहा है, PCl5 PCl3 और Cl2 में चेंज हो रहा है। तो ये आ गया हमारे पास मोल्स, और मोल्स को हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो कंसंट्रेशन आ गई। जी समझ आ गया। फिर हमने क्या किया, इसका केसी लिखा, इस रिएक्शन का हमने केसी लिखा और फिर इनकी वैल्यूज पुट कर दी। PCl3 की वैल्यू थी x/v, PCl2 की वैल्यू थी, सॉरी Cl2 की वैल्यू थी x/v, और PCl5 की वैल्यू थी a-x/v। ये v इस v से कट गया, ये x के साथ मल्टीप्लाई होके x² हो गया, ये v नीचे आ गया डिनोमिनेटर में और ये साथ आ गया a-x। तो ये इस रिएक्शन का केसी है। जी ये कौन सा क्वेश्चन है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस इज हायर देन द फर्स्ट। क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है। पेयर्स तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे। जी जी, अभी हम एक और रिएक्शन बताएं करेंगे। जी हमारे पास रिएक्शन है N2 + 3H2। इट गिव्स 2NH3। जी अमोनिया बनाने का रिएक्शन है। बेटा मुझे क्वेश्चन क्लियरली शो नहीं हो रहा। पेयर्स कौन से पेयर्स हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस इज हायर देन द फर्स्ट। अच्छा पहले मैं ये पढ़ा लूँ, उसके बाद मैं आपका आंसर करता हूँ। उसको देख लेते हैं, मैं आपका आंसर देता हूँ। पहले मैं ज़रा हम इसकी प्रैक्टिस कर लें। अच्छा जी, हमारे पास ये एक रिएक्शन है N2 + 3H2। इट गिव्स 2NH3। अच्छा शुरू में जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि जब टाइम ज़ीरो है, तो अभी प्रोडक्ट के मोल्स नहीं बने, तो प्रोडक्ट अभी ज़ीरो है। और सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स हैं, इसके मोल्स हैं A मोल्स और इसके मोल्स हैं B मोल्स। ठीक है, N2 के मोल्स हैं A और हाइड्रोजन के मोल्स हैं B। जब टाइम आ गया इक्विलिब्रियम का, तो फिर हम कह रहे हैं कि लेट से इसके बन गए X मोल्स। इसके कितने बन गए? X मोल्स। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो मोल्स है ना, उसको भी आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहां पर अब 2x आएगा। तो आपने याद रखना है सिर्फ ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मोल्स है ना, वो आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना होता है।
और ये पीछे कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा a माइनस एक्स, और ये कितना रह जाएगा b माइनस, इसके मोल्स x के साथ मल्टीप्लाई करने हैं तो b माइनस 3x होगा ये। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? जब टाइम जीरो है तो ये जीरो है, इसके a मोल्स हैं, इसके b मोल्स हैं। जब टाइम इक्विलिब्रियम आया तो इसके x बने, लेकिन इस x को इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले मोल से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये 2x। ये पीछे रह जाएगा a माइनस एक्स, और ये पीछे रह जाएगा b माइनस, इसके जो 3 मोल्स थे उसको भी x के साथ मल्टीप्लाई करना है, b माइनस 3x। बेटा इस बात को मैं आगे जब हम पढ़ेंगे ना ली शेटलियर्स प्रिंसिपल, उसमें आपको क्लियर होगा कि केसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो सिर्फ टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आपने ये इनके मोल्स आगे आपने इनको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है तो इनकी कंसंट्रेशन आ जाएगी a माइनस एक्स ओवर वी, b माइनस 3x ओवर वी, 2x ओवर वी। अब आपने इस रिएक्शन का केसी लिखना है, तो केसी इज इक्वल्स टू अमोनिया की कंसंट्रेशन और इसका स्क्वायर, चूंकि उसके मोल्स थे 2, डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन इंटू H2 की कंसंट्रेशन और इसका क्यूब। अमोनिया कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, 2x ओवर वी, 2x ओवर वी का होल स्क्वायर, चूंकि इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन क्या है, a माइनस एक्स ओवर वी, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, b माइनस 3x ओवर वी। और चूंकि हाइड्रोजन पे क्यूब है तो इस पे भी क्यूब आएगा। अच्छा जी, 2x का स्क्वायर क्या हो गया, 4x स्क्वायर, और ये v का स्क्वायर हो गया, ये v स्क्वायर नीचे आ गया। 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, ये v का स्क्वायर था, ये v स्क्वायर इधर नीचे आ गया, और ये a माइनस एक्स एज इट इज आ गया। एक ये वॉल्यूम का क्यूब, ये वॉल्यूम का क्यूब, और ये वॉल्यूम 4 ऊपर चला गया, और नीचे रह गया ये b माइनस 3x का होल क्यूब। तो ये वॉल्यूम टू से कट गए, इधर 2 बच गए, तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का केसी आ गया, 4x स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी रिएक्शन का केसी निकालते हैं। अच्छा जी, अब हमने कैलकुलेशंस करनी है। आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन गिवन होगी, आपने केसी या केपी निकालना होगा। ठीक है, या आपको जो है वो केसी गिवन होगा, प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स गिवन होंगे, आपने प्रोडक्ट्स निकालने होंगे या रिएक्टेंट्स फाइंड आउट करने होंगे। जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ नहीं बेटा, ये डेरिवेशन नहीं आएगी। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा ये हम डिस्कस करेंगे कल, जब हम आगे ली शेटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना, तो फिर हम जो है इससे रिलेटेड कुछ बातें समझेंगे। मतलब ये डेरिवेशन तो नहीं आनी, आपको ये नहीं आएगा कि आप इस रिएक्शन का केसी डिराइव करें या इस रिएक्शन का केसी क्या है, तो डेरिवेशन नहीं आएगी। बस आपको आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। अब हम कैलकुलेशंस करने लगे हैं कि अगर हमें कंसंट्रेशंस पता है तो हम केसी कैसे निकालते हैं या केपी कैसे निकालते हैं, या अगर हमें केसी पता है तो हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एच आई was sealed in a test tube, was sealed in a tube
heat it at 440 degree centigrade till equilibrium is achieved. Till equilibrium is achieved या reached. HI was found to be HI was found to be 50% dissociated. Kc for the reaction is. जी इस रिएक्शन का हमने Kc निकालना है. अल्फा ऑप्शंस है 1, बीटा ऑप्शन है 0.25, चार्ली ऑप्शन है 0.5 और डेल्टा ऑप्शन है 0.625. जी HI का 1 मोल हमने सील कर दिया है क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव होता है सिर्फ क्लोज सिस्टम में, तो उसको सील कर दिया है एक ट्यूब के अंदर और उसका टेम्परेचर रखा है 440 डिग्री सेंटीग्रेड और तब तक उसको रखा हुआ है जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता. तो वो ये कह रहा है कि HI जो है वो 50% डिसोसिएट हो गया है अपने कंपोनेंट्स में. तो बताएं कि इसका Kc क्या होगा. तो सबसे पहले आपने इसकी इक्वेशन बनानी है जी. 2HI it gives H2 plus I2. ठीक है. टू एच आई इट गिव्स H2 प्लस I2. वो क्या कह रहा है. अच्छा शुरू में हमारे पास प्रोडक्ट जीरो है ना. शुरू में हमारे पास प्रोडक्ट क्या है जीरो और रिएक्टेंट के हमने कितने मोल्स लिए हैं. HI के हमने कितने मोल्स लिए हैं 1. तो ये हम ले रहे हैं जी 1. HI के हमने 1 मोल लिए हैं और H2 भी जीरो है और I2 भी जीरो है. अच्छा वो ये कह रहा है कि HI 50% डिसोसिएट हो गया है अपने कंपोनेंट्स में. इसका मतलब है ये 0.5 रह गया. ये कितना रह गया 0.5. ठीक है. ये 1 था तो ये 0.5 क्या हो गया डिसोसिएट 50% डिसोसिएट हो गया. तो ये भी 0.5 और ये भी 0.5. ये दोनों कितने बन गए 0.5 बन गए ना. मतलब ये 1 था ये 0.5 बन गए और ये पीछे 0.5 रह गया. तो अब आपने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है. तो Kc किसके इक्वल है H2 इंटू I2 डिवाइडेड बाय HI का स्क्वायर. तो 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर. प्रोडक्ट 0.25 कैसे होगा.
बेटा उसने आपको मोल दे दिया ना कि इसके 1 मोल हम ले रहे हैं, इसके 1 है तो और शुरू में ये अभी 0 है। ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे? कि अगर ये ए है तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। अगर ये एक्स बन रहा है, ये भी एक्स बन रहा है, तो ये ए माइनस एक्स है ना। तो एक्स क्या था? 0.5। तो ये एक्स भी 0.5 है और ये एक्स भी 0.5 है। समझ आई आपको बात? अभी हमने कैसे लिखा था? अभी हमने लिखा तो है जैसे कि PCl5 डिकम्पोज हो रहा है तो ये बन रहा है PCl3 और Cl2 में। अच्छा ये ए है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। अगर ये एक्स बन रहा है, ये भी एक्स बन रहा है और ये पीछे कितना रह रहा है? ए माइनस एक्स। तो वो कह रहा है कि 50% डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब है कि ए माइनस 50% और ये भी 50% है और ये भी 50% है। तो इसका मतलब है अगर ये 0.5 है तो ये भी 0.5 है, और ये 1 में से 0.5 माइनस करें तो 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर है, ऊपर भी 0.5 का स्क्वायर है, आंसर आ गया 1। सो द राइट आंसर इज 1। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50% मीन्स हाफ। जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने लगा हूँ। अच्छा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है। जी, जी नौशीन ने बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। हमने हमने इस पे गौर नहीं किया। जी अब आपने इस पे गौर करना है। अच्छा इस क्वेश्चन को ना, इसमें इसमें खराबी हुई है, लेकिन गौर सिर्फ एक बच्ची ने की है। वो क्या? आपने एक्स को बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मोल से मल्टीप्लाई नहीं करना था, जैसे कि यहाँ पर हमने एक्स को बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे से मिस्टेक हुई है। जी वेल डन नौशीन। तो यहाँ पर हम 1 - x नहीं करेंगे, ये हम 1 - 2x करेंगे। ये हम क्या करेंगे? 1 - 2x। तो ये हमने 1 - x किया हुआ है। जी तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं भी बस जल्दी में ध्यान नहीं दिया। तो 1 - 2x होगा। तो अब वो ये कह रहा था कि ये 1 का हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 में से मैंने 0.5 माइनस करना है। तो ये 2x की वैल्यू 0.5 कब होगी? जब x 0.25 होगा, तो फिर ये 0.5 होगा।
इस पॉइंट को समझना है आपने। ठीक है, इस पॉइंट को आपने समझना है कि 1 - 2x करेंगे हम, तो ये कह रहा है कि ये 50% रह जाएगा पीछे, यानी कि यहां पर 0.5 आना चाहिए आंसर। तो ये 0.5 आंसर कब आएगा? जब हम 1 में से 0.5 माइनस करेंगे। तो ये 0.5 कब होगा? जब x की वैल्यू 0.25 होगी। तो उसका मतलब है यहां पर ये x की वैल्यू 0.25 है और ये हाफ है 0.5। तो अब जो है वो आंसर चेंज हो गया। तो 0.25 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 0.25। ये 1/4 आता है इसका आंसर। लेट से इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? मतलब आप डेसिमल्स ख़त्म कर दो, ये डेसिमल ख़त्म कर दो, तो ये 25 इंटू 25 और नीचे 200 आ गए। और ये 0.5 का मतलब है कि 5/10, 5/10 का स्क्वायर। तो 25 इंटू 25/100 इंटू 100। और ये 5 जो है इसका स्क्वायर आ गया 25, 10 का स्क्वायर ये हो गया 100। 100 से कट गया, 25 से कट गया, तो 25 इज इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25। So the right answer is not alpha, it's 0.25. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वन मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल मैंने डेसिमल्स ख़त्म करके 100 ले आया था ना। जब हम डेसिमल्स ख़त्म कर लेते हैं तो फिर कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 0.25 0.25 दोनों का मैंने डेसिमल ख़त्म किया तो नीचे दोनों का 100 आ गया। और वो था 0.5, तो 0.5 का डेसिमल ख़त्म करके नीचे 10 आया, तो वो फिर उनका स्क्वायर लिया मैंने। 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जो है वो ऊपर जाएगा। बस ये लेक्चर ख़त्म होने लगा। 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल वॉज ट्रीटेड विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बस क्लास एंड होने लगी है 5-10 मिनट में। 2/3 ऑफ एसिड, 2/3 ऑफ एसिड changes into ester at equilibrium. The equilibrium constant, the Kc for the of the reaction will be. जी, हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। सबसे पहले आपने इक्वेशन बनानी है जी। क्या इक्वेशन है? इथाइल अल्कोहल मिल रहा है एसिटिक एसिड के साथ, C2H5OH प्लस एसिटिक एसिड
तो जब भी एसिड और अल्कोहल मिलता है तो सॉल्ट और सॉरी एस्टर और वाटर बनता है CH3COOH, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये बन गया इथाइल एसीटेट, एक एस्टर है, प्लस वाटर। तो वो ये कह रहा है, अच्छा पहले आप कंडीशंस लिख लो। वो ये कह रहा है कि आप 1 मोल ले रहे हो इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का आप कितना ले रहे हो? 1 मोल। अच्छा, शुरू में हमारे पास ये ज़ीरो है, प्रोडक्ट ज़ीरो है। इथाइल अल्कोहल अगर 1 मोल ले रहे हैं, इससे मुराद है एसिटिक एसिड भी 1 मोल ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में 1:1 है। अगर इसके 1 मोल है तो इसके भी 1 मोल है। तो उसने आपको गिवन दिया है कि आपने इथाइल अल्कोहल 1 मोल लिए हैं, तो एसिटिक एसिड के भी एक ही मोल है आपके पास। वो ये कह रहा है कि जो एसिड है ना, वो 1 मोल, हाँ दोनों के गिवन है, ठीक है। 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल वॉज ट्रीटेड विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, दोनों के 1 मोल गिवन है। एसिड जो है वो 2/3 चेंज हो रहा है इक्विलिब्रियम, 2/3 वो चेंज हो जाता है। किस में? प्रोडक्ट में, एस्टर में। तो पीछे वो कितना रह जाएगा? तो इस पॉइंट को समझना है। एसिड 2/2 इस्तेमाल हो गया, तो इसका मतलब है 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे। तो इसके भी 1 में से 2/3 माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों में रेशो सेम है ना। अगर एसिटिक एसिड 1 इस्तेमाल होता है तो इथाइल अल्कोहल भी 1 इस्तेमाल हो रहा है। और अगर ये 2/3 इस्तेमाल होगा तो ये भी 2/3 इस्तेमाल होगा। तो ये पीछे रह जाएगा 1 - 2/3। और ये कितने बनेंगे? ये दोनों बन जाएंगे 2/3। तो ये पीछे कितना रह जाएगा? 1 में से 2/3 माइनस करेंगे 1/3, ये भी 1/3, तो ये 2/3 है। तो वैल्यूज पुट कर लो। तो Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट यानी कि एस्टर इनटू वाटर डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल। तो सबकी कंसंट्रेशन पुट कर दो। तो इनकी कंसंट्रेशन है 2/3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 एंड 1/3। ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, तो 2 2 4, आंसर आया 4। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। जी एक आखिरी रिएक्शन है और फिर उसके बाद क्लास एंड है। आखिरी तो आप लोगों का इम्तिहान है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन द गैसियस फेज, जी क्लियर होगी हैं कैलकुलेशंस कैसे होंगी? इक्वेशन नहीं मिली होगी, इक्वेशन आपने बनानी होगी खुद से। जी 75% के लिए भी ऐसा ही होगा। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन द गैसियस फेज, CO plus half O2, it gives CO2। तो बताएं इसकी Kc ओवर Kp वैल्यू किसके इक्वल होगी? Kc ओवर Kp इज इक्वल्स टू RT हाफ, RT की वैल्यू माइनस हाफ, पावर माइनस हाफ, RT एंड RT -1। जी बच्चों, इस रिएक्शन में आपने Kc ओवर Kp की वैल्यू बतानी है।
हाँ जी, इसमें प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? प्रोडक्ट के मोल्स हैं 1, और रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं? 1.5, 1.5। ठीक है, यानी कि 1.5। तो आपने प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना है। प्रोडक्ट के मोल्स 1 है, तो 1 में से 1.5 माइनस करोगे तो -0.5 आ जाएगा। 0.5 का मतलब होता है -हाफ, यानी कि हाफ। तो केपी किसके इक्वल है? केपी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन, और डेल्टा एन की वैल्यू क्या आई है? -हाफ। आपने किसकी रेशो लेनी है? के सी ओवर के पी। आपको क्या चाहिए? के सी ओवर के पी। तो के पी इधर ला के डिवाइड करो और आर टी इधर जाके डिवाइड करो। तो 1/RT की पावर है -हाफ। आर टी उधर जाके डिवाइड हो गया और के पी इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये जो आर टी की पावर -हाफ है, ये ऊपर जाके +हाफ हो जाएगी। तो के सी ओवर के पी इज इक्वल्स टू आर टी की पावर है +हाफ। ठीक है बच्चों, ये था जी के सी के पी का रिलेशनशिप, और के सी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का, और उनसे रिलेटेड आपने कैसे के सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस केसी की और ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, और कॉमन कोशिश करेंगे कल यूनिट ख़त्म हो तो आप लोग इसको ज़रूर रीड कर लेना, और इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस भी किया करो। ठीक है, प्रैक्टिस भी किया करो। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो फिर सॉल्व होता है। अभी तो आप लोग पढ़ लेते हो, जब पढ़ रहे होते हो ना, टीचर आपको समझा रहा होता है, फिर तो समझ आ रही होती है, फिर वो जो क्वेश्चन करवा रहा होता है वो भी वो भी ठीक लगता है। लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे बाद में, तो बेहतरी नहीं आएगी। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस किया करो। कोई भी बुक जो है, कई प्रैक्टिस एक्सरसाइज बुक्स हैं अवेलेबल हैं, तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो। तो कल हम इसकी एप्लीकेशंस और कॉमन आयन इफेक्ट और बफर सॉल्यूशंस की बात करेंगे। जी, कोई भी बुक हो सकती है, मतलब पास पेपर्स को भी देख लिया करो। पास पेपर्स जो हैं उनके क्वेश्चंस भी, वैसे मैं क्वेश्चंस देता हूँ, जो हम प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं वो पास पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं मेजॉरिटी। मैं पास पेपर्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। अब आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। 50% वाली कैलकुलेशन में हमने ये किया था कि हमने इसको करना था 1 - 2x। जी, ये पहले रह गए थे 1, ये शुरू में थे 1, तो ये बाद में कितने रह जाएंगे? 1 - x करना था ना, लेकिन जो x होता है उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मोल से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 - 2x करना था आपने। अच्छा, वो ये कह रहा है कि ये 50% इस्तेमाल हो गया है। इसका मतलब अगर ये 1 है ना, तो पीछे ये 0.5 बच गया है। तो 1 में से मैंने 2x माइनस करना है, तो आंसर 0.5 लेके आना है। तो इसका मतलब 1 में से अगर मैं 0.5 माइनस करूंगा तो आंसर 0.5 आएगा। तो ये 0.5 कब बनेगा? जब x की वैल्यू 0.25 होगी। तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 होगा। तो अगर x 0.25 है, तो इधर ये जो हमारे पास थे ये x थे, तो इनकी भी वैल्यू 0.25 होगी।
कोवलेंट सॉलिड्स और जो मेटालिक सॉलिड्स हैं ना उनसे रिलेटेड नहीं आएगा। अगर वो आ गया तो खैर उससे रिलेटेड नहीं आएगा, तो वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, उसको जब हम डिस्कस करेंगे, उसके जो रिकॉर्डिंग में आप जब देखोगे डिस्कशन, तो वो उसमें मैं आपको बता दूंगा डिस्कशन में कि क्या कोवलेंट सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेटालिक की क्या होती हैं, तो वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आपकी फिज़िक्स की क्लास होगी, सर आपको बता देंगे जब भी फिज़िक्स की क्लास है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।